नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र के लिए हम लोग मॉक टेस्ट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज 24वां मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित है और पूरी व्याख्या के साथ उनका हल देखेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर, आपने पहले इस सीरीज़ को नहीं फॉलो किया है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पहली वीडियो से लेकर और सारी वीडियोस को इस सीरीज़ की ज़रूर देखिए। निश्चित रूप से इस श्रृंखला से आपको प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़कर एक सुनिश्चित सफलता के लिए तैयारी कर सकते हैं। और इस फाउंडेशन बैच की विशेषता ये है कि इसमें आप एडमिशन लेने के बाद आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। आपको सभी सेगमेंट्स के जो सिलेबस के अनुसार जितने भी टॉपिक हैं, सभी के वीडियो लेक्चर, सभी के नोट्स पीडीएफ में, टेस्ट सीरीज, टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कशन, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा और आप अपनी एक संपूर्ण तैयारी हमसे जुड़कर कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ROARO फाउंडेशन कोर्स लिखकर भेज दीजिए और आपको डिटेल में सारा रिप्लाई आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से सारे वाक्यों को आपको ध्यान से पढ़ना है, वर्तनी की दृष्टि से भी देखना है, वाक्य की संरचना की दृष्टि से भी देखना है, और जो शुद्धतम वाक्य है, जो सबसे शुद्ध वाक्य है, दोनों दृष्टि से उसका चयन करना है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस को आप जो है पढ़ेंगे तो किसी न किसी में कुछ ना कुछ गलती आपको दिखाई देगी। जैसे कि पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए पुनर्रचना, पुनर्रचना की जो वर्तनी है ये गलत है। इसी तरह से जगत गुरु की स्पेलिंग या वर्तनी यहाँ पर गलत है। बेटों में युद्ध हो गया, ये भी गलत है। तो सही क्या है हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट लिखा है। क्या क्या गलतियाँ थी ये हमको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पुनर्रचना इस प्रकार से लिखा था जो कि गलत होता है। सही शब्द क्या है? पुनः रचना, ये जो है बिल्कुल सही शब्द है। इसी तरह से जगत गुरु के स्थान पर जो है सही शब्द क्या है? जगत गुरु, ये सब जो है सही वर्तनी में लिखा हुआ है। और बेटों में युद्ध की जगह बेटों में लड़ाई हो गई। युद्ध जो है अलग संदर्भों में प्रयोग किया जाता है, लड़ाई का यहाँ पर प्रयोग होगा, या झगड़ा भी इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है और उस शुद्ध वाक्य को आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य इसमें है। तो पहले में अगर ध्यान से देखेंगे तो महिला लेखिकाओं, ये दोनों एक साथ जो है लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेखिकाओं का अर्थ ही होता है कि वो महिला ही होंगी। फिर मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है। जब हम उत्कृष्टतम की बात कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं, उत्तमावस्था की बात कर रहे हैं, तो सबसे का प्रयोग उसके साथ नहीं किया जाएगा। हमें यह सावधानी बरतनी चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट वाक्य है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगला वाक्य हमारे सामने, वहाँ घना अंधेरा घिरा था, ये भी गलत है। कैसे गलत है सभी को हम लोग शुद्ध करके देखेंगे। तो पहला सेंटेंस जो था, साहित्य के क्षेत्र में लेखिकाओं की संख्या कम है, ये करेक्ट हो गया। सबसे हटा देंगे तो मानव ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, ये भी सही हो गया। उसके बाद वहाँ घना अंधेरा घिरा की जगह छाया था, घिरना जो है यहाँ पर सही नहीं होता है, तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। अब इसमें से एक शुद्ध वाक्य का फिर आपको चयन करना है। 3 गलत वाक्य हैं जिनको हटाना है। तो मैंने साड़ी को धुलवाया, साड़ी को धुलवाने यहाँ पर जो है ये कारक विभक्ति लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैंने साड़ी धुलवाई, इतना पर्याप्त है। मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता, तो आगे की जगह मेरे सामने होना चाहिए था यहाँ पर, सही जो है। उसके बाद जो है, चारों वेदों के नाम का नाम बताओ, गलत है। चारों वेदों के नाम बताओ, ये यहाँ पर सही होता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल शुद्ध है। उस रोग का कोई इलाज नहीं है। तो अशुद्धियों को फिर से सही कर लेते हैं। मैंने साड़ी को धुलवाया की जगह मैंने साड़ी धुलवाई, इतना पर्याप्त है। मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता है, जबकि वहाँ पर क्या दिया हुआ था? मेरे आगे दिया हुआ था। फिर चारों वेदों
के नाम बताओ, चारों वेदों का नाम नहीं, के नाम बताओ, ये जो है करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमने शुद्ध कर लिया इसको। अगला प्रश्न भी लगभग वैसा ही है, इसमें भी एक शुद्ध वाक्य है, 3 वाक्य गलत हैं, उसी में से हमको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कभी भी शुद्ध वाक्य देखिए तो सबसे पहले वर्तनी की गलती पकड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उसको पकड़ना ज़्यादा आसान होता है। तो पहला सेंटेंस हम चेक करते हैं, भट्टी में ईंधन नहीं था। क्या ईंधन की स्पेलिंग सही लिखी है? नहीं, गलत है ये वाक्य। वह तुमसे अवश्य नाराज है, नाराज सही लिखा है क्या? गलत लिखा है। उसके बाद कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, क्या पीताम्बर सही लिखा है? बिल्कुल गलत लिखा है। फिर सही वाक्य हमारे सामने आ गया, उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। गलतियां क्या थी उनको देख लेते हैं। ईंधन की जगह सही शब्द क्या होता है? ईंधन सही होता है। इसी तरह से नाराज की जगह नाराज होता है, और पीताम्बर की जगह पीताम्बर होता है। ये जो है हमारा करेक्ट हो गया स्पेलिंग की। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अब यहाँ पर शुद्ध शब्द की बात करनी है कि कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। निरहंकारी, पैतृक, जागृत या निर्दयी। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें से शुद्ध वर्तनी है जागृत की। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जागृत की वर्तनी शुद्ध है। पैतृक, निर्दयी तथा निरहंकारी ये गलत है। इनकी सही क्या वर्तनी होगी? पैतृक की जगह क्या लिखा होना चाहिए था? पैतृक लिखा होना चाहिए था। इस तरह से निर्दयी की जगह निर्दय शब्द होता है, निर्दयी कोई शब्द ही नहीं होता है। कभी कभी निर्दयी इस तरह से भी लिखा जाता है, वो भी गलत होता है। तो हमेशा जो है निर्दय शब्द सही होता है। फिर निरहंकारी की जगह निरहंकार शब्द जो है बिल्कुल सही होता है। हालांकि ये सब प्रचलन में काफ़ी होता है, इसीलिए हम लोग जो है लगता है कि ये सही है, जबकि ये सही नहीं है। मानक हिंदी के अनुसार ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न, तत्सम तद्भव का प्रश्न है ये। इसमें हमको तद्भव तत्सम का युग बताना। हमेशा ध्यान रखिएगा, तद्भव तत्सम का युग का मतलब है कि पहले जो है तद्भव शब्द लिखा हो, उसके बाद जो है तत्सम शब्द लिखा होना चाहिए। तो हमने हिंट दे दिया आपको जो है। अब आप जो है इसमें देख सकते हैं कि पहले का जो है सही युग्म कौन सा हो जाएगा तद्भव तत्सम का। तो इसमें से सही युग्म हमारा एक ही है, पहला पराठा का परपट। ए ऑप्शन सही है। बाकी में गलतियां हैं, क्या गलतियां हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न में दिया गया विकल्प तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही है। बाकी सभी क्या है? बाकी तत्सम तद्भव के युग हैं, यानी बाकी में जो है तत्सम शब्द पहले दिया है, तद्भव शब्द बाद में दिया है, इसलिए जो है वो युग्म गलत हैं। अगला प्रश्न, चकवा का सही तत्सम शब्द क्या है? चकवा का सही तत्सम शब्द क्या है? सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। इसमें जो है चक्र, चकवा, चक्रवाक, चणक और चिकवा। इसमें से चकवा का सही तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसमें से सही हमारा हो जाएगा चक्रवाक। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी शब्दों पर विचार करते हैं। चक्र जो दिया था, चक्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव चक्का हो जाएगा। इसी प्रकार चणक जो है तत्सम है, इसका तद्भव जो है चना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है। अब इसमें से एक तत्सम शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। ग्वाल, पुआ, प्रहेलिका, हड़ताल। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें तत्सम शब्द हो गया आपका प्रहेलिका। बाकी सभी तद्भव हैं, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रहेलिका तो एक तत्सम शब्द है, और ये इसका तद्भव क्या होता है? पहेली। पहेली या जिसको पजल कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो ये जो है पहेली इसका तद्भव हो गया। फिर इसके बाद ग्वाल की बात करते हैं। ग्वाल का तत्सम गोपाल हो गया, पुआ का पूपक हो गया, और हड़ताल का हट्टताल हो गया। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्द युग्म में से कौन सा सही नहीं है?
चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। यहाँ युग्म भी देख लीजिए कि तद्भव पहले लिखा हो, तत्सम बाद में लिखा हो और सही सही भी लिखा हो। ये भी जो है यहाँ पर जरूरी नहीं है, जरूरी है कि दोनों यानी तत्सम तद्भव दोनों ही सही लिखे हों। तो कौन सा सही नहीं है ये हमको बताना है। तो अनाड़ी का अनार्य तत्सम सही है, अगम का अगम्य ये भी बिल्कुल ठीक है, अंधा का अंध ये भी बिल्कुल ठीक है। गलत कौन सा है? अन्न का अनाज। क्यों? क्योंकि तत्सम पहले लिखा है, तद्भव बाद में लिखा है। अगर इसको हम पलट दें तो ये जो है सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अन्न अनाज युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है, ये तत्सम तद्भव का युग्म है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? अब इसमें से तद्भव शब्द की बात कर लेते हैं, कौन सा है। तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? एक ये ध्यान से देखिए जो है प्रागुण, नकुल, निहाई और प्रतिवेश। तो ध्यान से देखने में आप समझ पाएंगे इसमें से निहाई शब्द जो है एक तद्भव शब्द है, बाकी सभी जो है तत्सम शब्द हैं। निहाई अगर तद्भव है तो इसका तत्सम भी आपको पता होना चाहिए, इसका तत्सम होता है निघाती। उसके बाद जो है बाकी जो तत्सम शब्द दिए हैं उनके तद्भव हम लोग को पता होने चाहिए। प्रागुण का पाहुना होता है, नकुल का नेवला होता है और प्रतिवेश का पड़ोस होता है। और इसी तरह से प्रतिवेशी शब्द होता है तो उससे हमारा पड़ोसी बन जाता है। अगला प्रश्न, जहाँ तक और जितना संभव हो इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? काफ़ी आसान है, थोड़ा सा सोचने की बात है। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। यथाशक्ति, यथासंभव, यथाक्रम, यथासाध्य। तो जहाँ तक जितना संभव हो उसके लिए एक सही शब्द क्या है इसमें? यथासंभव। संभव यहाँ पर आया भी है, इससे भी आप जो है देख सकते थे। यथासंभव बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। जहाँ तक सद सके उसको हम कहेंगे यथासाध्य। शक्ति के अनुसार यानी जितनी शक्ति हो उसके अनुसार यानी यथाशक्ति। क्रम के अनुसार यानी यथाक्रम। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? फिर से प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा अध्यादेश। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो है एक शब्द उसके लिए है अध्यादेश। बाकी विकल्पों को भी जानना जरूरी है। अब आपके सामने प्रश्न आता है अधिसूचना किसे कहते हैं? तो वो सरकारी आधिकारिक सूचना जो विशेष रूप से राजपत्र, राजपत्र को हम क्या कहते हैं? गजट भी कहते हैं। राजपत्र में प्रकाशित हो उसको हम अधिसूचना कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम या शासन द्वारा निर्मित या लागू नियम या कानून को हम क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। जैसे संसद है या जो है विधानसभा है, जब कोई वो नियमन बनाती है तो उसको हम अधिनियम कहते हैं। अगला प्रश्न, महल का भीतरी भाग या महल के भीतरी भाग को एक शब्द में क्या कहा जाता है? महल का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, बाहर अंदर वाला भाग होता है जिसमें विशेषकर जो है रानियों के लिए होता है, जिसको हम लोग जो है रनिवास भी कहते हैं, उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? अंतःपुर, अंतेवासी, भीतरी तल या गर्भगृह। तो इसका सही सही शब्द क्या हो जाएगा? सही शब्द हो जाएगा अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहा जाता है। अंतःपुर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। एक तो हमारा जो है जनान खाना हो गया, रनिवास हो गया, हरम खाना, महल के भीतर स्त्रियों की रहने की जगह, ये सभी इसके जो है पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न, एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ, यानी किसी चीज़ को, चाहे वो वस्तु हो चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको हटा दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को, इस घटना को क्या कहते हैं? इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्थानापन्न, प्रतिष्ठित, अंशकालिक या स्थानांतरित? तो बिल्कुल सीधा सा आपके सामने उत्तर है, इसको कहेंगे स्थानांतरित। अब इसमें एक अधिकारी को दूसरी जगह जो है पोस्टिंग दे दी जाए वो भी हो जाएगा। एक सामान को हटाकर आप दूसरी जगह रख दें तो उसको भी कहेंगे कि सामान को हमने स्थानांतरित कर दिया। तो ये तो स्थानांतरित हो गया। इसके बाद जो है स्थानापन्न एक शब्द हमने पढ़ा अभी,
स्थानापन्न का अर्थ होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो। यानी मान लीजिए जो है कोई पद रिक्त है, अगर हम पद की बात कर लें, जैसे मान लीजिए किसी सचिव का पद रिक्त है, उसका कोई अतिरिक्त जो है कार्य प्रभार और दूसरा व्यक्ति संभाल रहा है, तो वो उसको स्थानापन्न कहेंगे उस स्थिति को। फिर प्रतिष्ठित क्या होता है, जिसकी प्रतिष्ठा हो उसको प्रतिष्ठित कहेंगे। फिर अंशकालिक क्या होता है, अंशकालिक को जो है इंग्लिश में आप लोग जो है पार्ट टाइम कहते हैं, जैसे कहते हैं पार्ट टाइम जॉब, तो जो कुछ समय के लिए ही नियुक्त किया गया हो या कुछ समय के लिए की गई व्यवस्था जो है अंशकालिक कहलाती है। अगला प्रश्न, मीनाक्षी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है, यानी हमको मीनाक्षी की व्याख्या करनी, मीनाक्षी का हमको अर्थ समझाना है कि क्या होता है। तो चारों ऑप्शंस को ध्यान से मिलिए, आपके सामने ही जो है उत्तर है। अब यहाँ पर जो है जिसकी आंखें मीन की तरह सुंदर हों, जिसकी जांघें हाथी की सूंड के समान सुंदर हों, जिसकी आंखें किसी भी की भी आकांक्षी हों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जिसकी आंखें मीन, मीन का मतलब मछली के आकार की तरह सुंदर हो, उसको हम मीनाक्षी कहते हैं। बाकी ऑप्शंस के बारे में एक ऑप्शन और दिया है, उसको जान लीजिए, जिसकी जांघें हाथी के सूंड के समान सुंदर हों या सुंदर जांघों वाली नायिका, इसके लिए एक शब्द होता है करभोरू। ये आपके ऑप्शन में दिया था, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसका यहाँ वर्णन जरूरी है। अगला प्रश्न, शब्द और विलोम के युग्म दिए हैं, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, सही है वो बताना है। यानी जो है 3 गलत हैं, एक ही सही है, ये आपको देखना होगा। निर्लज्ज का दुर्लज्ज होगा, नहीं होगा, एक जैसे अर्थ देते हैं। परमार्थ का हितार्थ, नहीं। भक्त का अंधभक्त, नहीं। सही क्या है, विकास का ह्रास, सही है। तो जो गलत थे उनको सही कर लेते हैं। निर्लज्ज का सलज्ज होगा या लज्जावान होगा। परमार्थ का स्वार्थ होगा, भक्त का अभक्त होगा। तो ये जो है आपको याद रखने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, शुभ्र शब्द का विलोम क्या है। आपको ये ऐसा शब्द है कि अगर आप इसका अर्थ नहीं जानते हैं तो आप निश्चित रूप से जो है विलोम बताने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। शुभ्र शब्द का अर्थ क्या है, अब एक हिंट देता हूँ, जिसे कहा जाता है या शुभ्र वस्त्रावृता, जो है किसके लिए कहा जाता है, ये माँ सरस्वती की प्रार्थना में जो है शब्द आता है, वंदना में उनकी शब्द आता है। तो शुभ्र का मतलब होता है श्वेत या सफ़ेद। ठीक है, उल्टा आपको इसका मिल गया, विलोम मिल गया क्या, कृष्ण। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो शुभ्र का कृष्ण विलोम हो जाएगा, शिव का अशिव हो जाएगा, शोक का हर्ष हो जाएगा, और सुबह का शाम हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपत्यक्या का विलोम क्या है। अब ये भी ऐसा शब्द है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। तो पहले तो इसका विलोम ही जान लेते हैं। उपत्यक्या का विलोम होता है आदित्य का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब इनका थोड़ा सा पारिभाषिक वो देख लेते हैं क्या होता है। उपत्यक्या का विलोम शब्द जो है आदित्यक्या है। विसर्जन एक शब्द दिया था, उसका विलोम जो है आवाहन या अवगाहन होता है। और घाटी का विलोम समतल होता है। तो ये तो विलोम की बात हो गई। अब आदित्यका और उपत्यका की बात करते हैं। तो आदित्यका किसे कहते हैं, पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको आदित्यका कहते हैं। मतलब कोई पर्वत शिखर है और यहाँ पर कहीं भी समतल भूमि अगर थोड़ी बहुत है तो उसको आदित्यका कहेंगे। पर्वत के नीचे यानी घाटी वाली साइड में जहाँ समतल भूमि होगी उसको उपत्यका कहेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपसे 1 वर्ड में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द इसमें से कौन सा है। प्रत्यक्ष मतलब जो हमारी आंखों के सामने हो, हमारे फ्रंट में हो, प्रत्यक्ष उसे कहते हैं। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, परोक्ष, जो हमारे सामने ना हो। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष और समक्ष दोनों शब्द जो है लगभग आपस में समानार्थी हैं, इन दोनों का विलोम परोक्ष होगा। पक्ष का विलोम विपक्ष हो जाएगा, दृश्य का विलोम अदृश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, उपजाऊ का विलोम शब्द इसमें से है। उपजाऊ मतलब उर्वर, जिसमें उत्पादन होता हो। तो उपजाऊ का विलोम इसमें से क्या हो जाएगा, बंजर। ये सटीक इसका विलोम हो जाएगा बंजर। डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट होगा। उपजाऊ का विलोम बंजर होता है, जबकि उर्वर का विलोम ऊसर होता है। दोनों का सेंस लगभग एक जैसा आता है, लेकिन चूंकि विलोम का एक नियम है कि जिस शैली में जिस तरह से विलोम शब्द दिया है उसी शैली में उसका जो है विलोम
शब्द हमको बताना है। तो उर्वर का ऊसर हो जाएगा, उपजाऊ का बंजर हो जाएगा, और सिंचित का जो है असिंचित हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये तो विलोम बनाने के कुछ नियम दिए हैं, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। कुछ विलोम शब्द मूल शब्द के पहले उपसर्ग जोड़कर बनाए जाते हैं। तो अगर ऐसा शब्द है तो कोशिश करिए कि उपसर्ग वाले ही शब्द या उसकी जगह उपसर्ग लगाने से बनने वाले शब्द ही उसके विलोम शब्द दिए जाए। तत्सम शब्दों के विलोम शब्द हमेशा जो है तत्सम में ही बताने चाहिए आपको। अगर तद्भव शब्द हैं तो उनका विलोम तद्भव बताने चाहिए। ये मतलब बिल्कुल जो है एक वो नियम है जो सबसे ज़्यादा है। अगर विलोम में आपके पास ऑप्शन में तद्भव का तद्भव नहीं दिया है तब आप किसी और का चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार देशज शब्द का विलोम देशज होना चाहिए, विदेशी शब्दों का विलोम विदेशी होना चाहिए। प्रयास यही होना चाहिए जिस शैली में शब्द पूछा गया है उस शैली में उसका विलोम मिल जाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधेय विशेषण है? अब विधेय विशेषण, विशेष विशेषण, दो तरह के विशेषण होते हैं। इनमें से विधेय विशेषण कौन सा है? तो विधेय विशेषण की अगर आपको परिभाषा नहीं पता है, जानकारी नहीं है, तो आप बिल्कुल भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, समस्या हो जाएगी। तो पहले तो विधेय विशेषण की हम परिभाषा समझ लें। जो विशेषण विशेष के बाद आए, यानी संज्ञा के बाद अगर आए, उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। चलिए अब इस आधार पे आप इसमें ढूंढिए। तो इस आधार पे आप ढूंढेंगे तो मेरे बाल काले हैं। बाल क्या हैं? बाल यहाँ पर विशेष हैं, काले हैं यानी विशेषण है, और विशेष के बाद आ रहा विशेषण, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, मेरे बाल काले हैं। और इसका उल्टा क्या होता है? जो विशेषण विशेष से पूर्व आते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेष विशेषण कहलाते हैं, जैसे चालाक लोमड़ी, चंचल व्यक्ति इत्यादि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? विशेषण है ही नहीं, ऐसा कौन सा वाक्य है? इसमें देखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है, ये आपको विशेषण मिल गया। फिर उसके बाद जो है मानिसराम गहन वर्षा का क्षेत्र है, विशेषण मिल गया आपको। सफ़ेद भालू ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो विशेषण मिल गया आपको। लेकिन ये वाक्य देखिए, उसे देखकर आके हंस पड़ा, इसमें कोई भी विशेषण नहीं है। तो विकल्प बी में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी में हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में 1% लोगों के पास निचले 74% लोगों का चौगुना धन है। बड़ा लंबा सेंटेंस है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी इसमें जो है प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। उपयुक्त वाक्य में चौगुना, चौगुना शब्द कहाँ लिखा है? ये चौगुना धन के लिए लिखा है। किस कोटि का विशेषण है, यानी हमको बताना है कि ये किस प्रकार का विशेषण है। चौगुना, दो गुना, तीन गुना, पाँच गुना, इस तरह के विशेषण आपने सुने ही होंगे, यूज होते हैं। तो ये किस कोटि का है ये आपको बताना है। इसकी कोटि है आवृत्तिवाचक, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आवृत्ति बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि 1 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है। तो चौगुना शब्द आवृत्तिवाचक विशेषण है। यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आधिक्य के अनुपात को बताता है, जैसे चौगुना, 100 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 8 गुना इत्यादि। अगला प्रश्न, तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषणों की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? अगर तुलना की दृष्टि से देखा जाए तो गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो तुलना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तुलना की दृष्टि से पूछा गया है, बिल्कुल स्पष्ट सवाल है, क्योंकि अगर आप किसी और तरह से बताएंगे तो गलत हो जाएगा। तो तुलनात्मक दृष्टि से गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार भी जान लीजिए, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे उच्च का उदाहरण लेते हैं, उच्च मतलब ऊंचा होता है। उच्च क्या है? मूलावस्था है विशेषण की। उच्चतर जो है उत्तरावस्था है, और उच्चतम उत्तमावस्था है, यानी इसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न, विशेष शब्द है, इसमें विशेष शब्द कौन सा है? ललिता, महिमा, मधुरिमा, लालिमा। ध्यान से देखिए, इसमें विशेष कौन सा है? इसमें विशेष है ललिता। ललिता अगर विशेष है तो इसका विशेषण क्या होगा? ललिता का विशेषण होगा लालित्य। ये हमारा जो है इसका विशेषण है।
बाकी जो है महिमा, मधुरिमा, लालिमा ये सभी विशेषण शब्द हैं। ललिता ही इसमें विशेष पद था। अगला प्रश्न, शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 वर्ग दिए हैं, सॉरी 3 दिए हैं, आखिरी में एक ऑप्शन दिया है, सभी शुद्ध हैं। तो इसमें से ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें सभी के एक ही शब्द के पर्यायवाची दिए हैं, मिश्रित नहीं है उसमें, वो आपको चुनना है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सारे ही वर्ग सही हैं। अब कैसे सही हैं थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे डोंगी, तरणी, जलपात्र ये नौका के पर्यायवाची हैं। पुत्री के पर्यायवाची दिए हैं आपको तनुजा, दुहिता, सुता। और मेघ के पर्यायवाची दिए हैं पयोध, वारिद, नीरद। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन सा एक भिन्न है? निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन सा एक भिन्न है? वित्त, विभूति, द्रव, गाछ। तो इसमें से भिन्न कौन सा हो गया? गाछ शब्द जो है भिन्न है। बाकी ऊपर के तीनों एक ही के पर्यायवाची किसके हैं? सभी संपत्ति या संपदा के पर्यायवाची। वित्त, विभूति, द्रव, दौलत, संपत्ति, धन, ये सभी जो है आपस में पर्यायवाची हैं, जबकि गाछ जो है ये वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। अब इसमें से शुद्ध बताना है, यानी 3 गलत हैं, एक ही शुद्ध है। अब इसमें थोड़ा सा आपको जो है ध्यान से सोचना समझना पड़ेगा, तभी आप सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। सारे वर्गों को ध्यान से देखना होगा कि किसमें मिक्सिंग है और कौन प्योर है। तो प्योरेस्ट फॉर्म जो है, यानी ऐसा वर्ग देखिए जिसमें सभी एक जैसे शुद्ध हों। तो इसमें से शुद्ध वाला जो है मैं आपको सीधे बता दे रहा हूँ, सी ऑप्शन है। अक्षर, वर्ण, शिव और ब्रह्म। अक्षर के सब पर्यायवाची हैं, जैसे हरफ, ब्रह्म, आवर्ण, आ या आ जैसे वर्ण, अविनाशी, हरूफ, मोक्ष, शिव, नित्य, अनंत और अनीश्वर, ये सभी अक्षर के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी में देख लीजिए, जो पहला ऑप्शन था उसमें धूमकेतु, कृशानु, अनल ये सभी अग्नि के थे। यातुधान एक दिया था वो असुर का है। इसी तरह से दूसरे वर्ग में स्पृहा, कामना और अभिलाषा ये इच्छा के थे। एक वासना शब्द दिया था, तो वासना जो है वासव दिया था, सॉरी, तो वासव इंद्र का पर्याय होता है। यातुधान असुर का होता है। फिर विचक्षण जो है ये पंडित का पर्यायवाची होता है। देवता का पर्यायवाची होते हैं त्रिदश, निर्जर और सुर। अगला प्रश्न, विडौला इसका पर्यायवाची शब्द है। विडौला, विडौला आपको बताना है किसका पर्यायवाची शब्द है। चंदन, इंद्र, अर्जुन, हाथी, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो विडौला शब्द जो है वो पर्यायवाची है इंद्रदेव का। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। इंद्रदेव के बहुत पर्यायवाची हैं और इंद्रदेव पूछे भी बहुत जाते हैं, इसलिए इंद्र के पर्यायवाची अच्छे से याद रखिए। मैं आपको ढेर सारे पर्यायवाची यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। उर्वशीनाथ, सुनासीर, वज्री, वृत्रा, नागपति, सलस्राच, शक्र, सुरपति, देवराज, पुरंदर, सचिपति, अमरपति, देवेश, सुरेश, मधवा, अमरेश, पुरहूत, विबुधेश, वज्रधर, वासव, मेघपति, सुरेंद्र, सहस्त्रार्च, जिष्णु, मधवन, विडौजा, विडौला भी होता है, विडौजा भी होता है, उपेंद्र, पाक शासक, निर्जरपति, महेंद्र, वृषा, कौशिक, पाक, रिपु, सुत्रामन, सुनासीर और सतमन्यु सभी इंद्र के पर्यायवाची ही हैं। अगला प्रश्न, ध्रुव नंदा का पर्यायवाची नहीं है। यानी 3 पर्यायवाची हैं जिसको ध्रुव नंदा के पर्यायवाची हैं। पहली चीज़ तो ध्रुव नंदा क्या है ये जान लीजिए, ये गंगा जी का पर्यायवाची है। ठीक है, अब यानी आपको थोड़ा सा आसानी हो गई बाकी ढूंढने में। तो इसमें से गंगा का एक पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बस ये आप जान जाएंगे तो आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। और इसका सही उत्तर है यामिनी। यामिनी आपने पढ़ा होगा, यामिनी रात या रात्रि का पर्यायवाची है। बाकी सभी जो है गंगा के पर्यायवाची हैं। तो गंगा के पर्यायवाची देख लेते हैं, जानवी, देवपगा, मंदाकिनी, त्रिपदगा, विष्णुपदी, भागीरथी, ध्रुवनंदा, सुरसरी इत्यादि सभी गंगा जी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस कड़ी में, आज की श्रृंखला में हमने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। और ये सभी प्रश्न ऐसे हैं निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में जो है इनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न अच्छी तरह से आपको मिल जाएंगे। आप इस सीरीज को लगातार फॉलो कीजिए, लगातार रिवीजन कीजिए
और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी, उनके बीच में इसको शेयर करिए जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं यानी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आग्रह ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, जल्दी ही मुलाकात होगी अगले कड़ी में। नमस्कार, धन्यवाद।